आए शहर शहर सभी शहरों की आंख, सार्वभौमिक घमंड, अलौकिक आश्चर्य, चर्चों की उपचारिका, विश्वास का लीडर, ऑर्थोडॉक्सी का मार्गदर्शक, आदेशों का प्रिय विषय, हर अच्छी चीज का निवास स्थान। ओ शहर जिसने सबसे पहले परमेश्वर के प्याले से पिया, आज धुक धुक कर जल रहा है। अपवित्र चौथे धर्म युद्ध के दौरान कंस्टेंटिनोपल शहर पर क्रूसेडर्स के आक्रमण के दौरान निकेतस द्वारा कही गए ये शब्द थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेब्रोन पीटर्स हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह क्रूसेड पर मेरी श्रृंखला का भाग 4 है। मेरे पिछले भागों के लिंक नीचे दिए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। चौथा धर्म युद्ध 1202 से 1204 को पोप इनोसेंट तृतीय ने तत्कालीन मुस्लिम शासकों से यरूशलेम को फिर से प्राप्त करने के लिए आह्वान किया था। हालांकि आश्चर्यजनक विचित्र संयोजन, वित्तीय बाधाओं और विनिशन व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं से लक्ष्य भटककर कॉन्स्टेंटिनोपल, बाइजेंटियम साम्राज्य की राजधानी और दुनिया में सबसे बड़ा ईसाई शहर पर रुक गया था। 12 अप्रैल 1204 को कब्जा करके बीजान्टिन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल के धन, अवशेष और कलाकृतियों को हत्या लिया गया और वेनिस और उसके सहयोगियों के बीच विभाजित किया गया। चौथा धर्म युद्ध इस प्रकार अपनी बदनाम प्रतिष्ठा के साथ सभी धर्म युद्धों के सबसे निंदनीय और लाभ प्राप्त करने के रूप में जाना जाता है। बाइजेंटियम साम्राज्य ने खुद को ईसाई जगत के रक्षकों के रूप में देखता था, एक ऐसा प्रकाश जो भूमध्य और मध्य एशिया में चमकता था। बाहर से सबसे पवित्र शहर यरूशलेम की मेजबानी करता था और वह चट्टान जो पूर्व से इस्लाम की आंधी के खिलाफ खड़ा था। हालांकि पुराने रोमन साम्राज्य के पश्चिमी आधे भाग में बाइजेंटियम को पतनशील, अशिष्ट और अविश्वासी माना जाता था, यहाँ तक कि उनकी धार्मिक प्रथाओं पर भी संदेह था। पूर्व और पश्चिम के बीच यह अनावश्यक विभाजन पिछले सभी धर्म युद्धों में लगातार समस्याएं पैदा कर रहा था और इसे फिर से एक करने का फैसला करना था। विभाजन के अधिक ठोस स्रोत भी थे। पोप और सम्राटों के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता और पश्चिमी राज्यों की बढ़ती महत्वाकांक्षा से इटली में यह मानते हुए कि ईसाई जगत के लिए बीजान्टियम साम्राज्य के अनेक निर्णय पवित्र भूमि को हासिल करने के लिए धर्म युद्ध को असफल कर दिया है, जबकि असफलता का दोष को दोनों ओर स्वीकार किया गया था। बाइजेंटियम को सामान्य मुस्लिम दुश्मन से लड़ने की इच्छा शक्ति की कमी माना जाता था, जबकि दूसरी तरफ से पूर्व में बाइजेंटियम साम्राज्य के चुनिंदा हिस्सों को हड़पने के लिए क्रूसेडर्स को अवसरवादी के रूप में देखा जाता था। एक अर्थ में दोनों पक्ष अपने फैसले में सही थे। पिछले क्रूसेड के विपरीत यह किंग्स क्रूसेड नहीं था। फिर भी दूसरी श्रेणी के रईसों की एक अच्छी संख्या में शामिल होने और सच्ची क्रॉस लेने के लिए प्रेरित किया गया था, क्योंकि यह विशेष रूप से उत्तरी फ्रांस से शुरुआत हुई थी। शैम्पेन के काउंट्स, हालांकि अभियान शुरू होने से पहले मृत्यु हो गई। ब्लोइस, विले हार्डोइन के जेपरी, जिन्होंने बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल के अपनी विजय गाथा लिखा, जो क्रूसेड का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। फ्लैंडर्स की काउंट बाल्डविन और साइमन डे मोंटफोर्ट थे। अगस्त 1201 में शैम्पेन के थोबाल्ड की असामयिक मृत्यु के बाद अभियान के नेता का चयन किया गया। यह चुनाव एक बेहद समृद्ध और रसिक इतालवी का हुआ, जिसके परिवार में एक प्रभावशाली क्रूसेडर वंशावली थी, मोंटेफ्रेट के मार्किस बोनीफेस। संभवतः भविष्य की घटनाओं को देखते हुए बोनीफेस का बाइजेंटियम साम्राज्य के साथ भी पारिवारिक संबंध थे। उनके एक भाई ने बाइजेंटियम सम्राट मैनुएल प्रथम की बेटी से शादी की और एक अन्य भाई ने अपदस्थ बाइजेंटियम सम्राट इसहाक द्वितीय एंजेलोस की बहन से शादी की थी। अक्टूबर 1202 में सेना अंततः वेनिस से मिस्र तक जाने के लिए तैयार थी, जिसे दुश्मन की नरम अंडरबेली के रूप में देखा जाता था, या कम से कम यह मूल योजना थी। वेनेशियंस एक निर्दयी व्यापारी थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके 240 जहाजों के लिए भुगतान चाहिए, लेकिन क्रूसेडर 85,000 चांदी के सिक्के, उस समय फ्रांस की वार्षिक आय की आश्चर्यजनक कीमत नहीं दे सकते थे। नतीजतन एक सौदा किया गया था कि कूच होने बाद बदले में क्रूसेडर्स डालमटियन तट पर ईसाई शहर ज़ारा को इटालियंस के लिए को कब्जे में कर लेंगे, जो शहर हाल ही में हंगरी वासियों ने अपने नियंत्रण में कर लिया था।
वेनेशियन भी अपनी लागत पर धर्मयुद्ध के लिए 50 युद्धपोत प्रदान करेंगे और क्रूसेडर्स 50% भाग भी देंगे जिस किसी भी क्षेत्र पर वो विजय प्राप्त करेंगे। 24 नवंबर 1202 को क्रिश्चियन शहर ज़ारा पर कब्जा कर लिया गया। यह खबर सुनकर पोप खुश नहीं थे और उन्होंने क्रूसेडर्स और वेनेटियन को तुरंत बहिष्कृत कर दिया। बाद में पूर्व के लिए प्रतिबंध हटा दिया गया था, अन्यथा वास्तव में क्रूसेडर्स के रूप में ज्यादा उपयोग नहीं था। यह भी सच है कि कई क्रूसेडर नेताओं ने, विशेष रूप से मोंटफोर्ट के साइमन ने, क्रिश्चियन ज़ारा पर हमला करने से इनकार कर दिया था और बड़ी संख्या में पुरुषों ने भी इस मुद्दे पर धर्मयुद्ध छोड़ दिया था। जनवरी 1203 में जेरूसलम के रास्ते में क्रूसेडर नेतृत्व ने बाइजेंटियम राजकुमार एलेक्सियोस जेलोस के साथ एक समझौते में धर्मयुद्ध को कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ मोड़ दिया और उसको अपने अपदस्थ पिता इसहाक द्वितीय जेलोस को सम्राट के रूप में बहाल करना था। यह संधि हुई कि क्रूसेडर्स बाइजेंटियम वित्तीय और सैन्य सहायता के साथ यरूशलेम की तरफ जाना जारी रखेंगे। 23 जून 1203 को मुख्य क्रूसेडर सेना कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंची, जबकि अन्य सैनिक, शायद ज्यादा क्रूसेडरों ने, एक आर को जाना जारी रखा। जब चौथा धर्मयुद्ध कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा तो शहर में लगभग 5 लाख लोगों की आबादी थी, 15,000 पुरुषों की एक गैरिसन, 5,000 वैरांगियन सहित और 20 गैलियों का एक बेड़ा था। राजनीतिक और वित्तीय दोनों कारणों से कॉन्स्टेंटिनोपल का स्थायी रूप से एक अपेक्षाकृत छोटा सीमित बल था, जो कुलीन गार्ड और अन्य विशेषज्ञ इकाइयों से बना था। बाइजेंटियम के इतिहास में पिछले समय में जब जब राजधानी प्रत्यक्ष खतरे में आई, तब तब सीमा और प्रांतीय बलों से सुदृढ़ीकरण को इकट्ठा किया जाता था। इस चौथे धर्मयुद्ध के अवसर से उत्पन्न खतरे से रक्षकों को एक गंभीर समस्या में डाल दिया। क्रूसेडर्स का मुख्य उद्देश्य बाइजेंटियम सिंहासन पर एलेक्सियोस चतुर्थ को बैठाना था ताकि उन्हें उनके द्वारा किए गए समृद्ध भुगतान प्राप्त हो सकें। बेथ्यून के कॉनन ने सम्राट एलेक्सिस तृतीय जेलोस द्वारा भेजे गए लोम्बार्ड दूत को यह अल्टीमेटम दिया, जो कि राजकुमार एलेक्सियोस का चाचा था और उसने राजकुमार एलेक्सियोस के पिता इसहाक द्वितीय से सिंहासन छीन लिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल के नागरिक अपदस्थ सम्राट और उनके निर्वासित बेटे के कारण से चिंतित नहीं थे। उत्तराधिकार का वंशानुगत अधिकार साम्राज्य द्वारा कभी नहीं अपनाया गया था और भाइयों के बीच तख्ता पलट को उस तरह से नाजायज नहीं माना जाता था जैसा कि पश्चिम में होता था। 3 जुलाई को डैंडोलो के सुझाव पर उन्होंने युवा एलेक्सिस के पक्ष में बढ़ती लोकप्रिय को भुनाने की कोशिश की। एलेक्सियस एक गैली पर राजशाही कपड़े पहने खड़ा कर दिया और वहां घूमने लगा, जो शहर के दीवारों के नीचे लोगों को उनके उचित सम्राट को प्रदर्शित करने का जरिया था। लोगों ने कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। जब सैनिक दीवारों के करीब आए, तीरों से उनका स्वागत हुआ, जिसकी आशा नहीं थी। बाइजेंटियम सम्राट सामंती पश्चिम के लोगों की तरह एक वंशवादी राजा नहीं हुआ करते थे। रोमन शाही परंपरा में वे पूर्ण अधिकार वाले आजीवन के लिए एक राष्ट्रपति से अधिक न थे, जो कोई भी सिंहासन ले सकता था और उसे सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया किया जाता था। इसलिए युवा एलेक्सियस के पास सिंहासन पर कोई विशेष अधिकार नहीं था, क्योंकि वे एक अपदस्थ पूर्व सम्राट का बेटा था। जो भी हो, बाइजेंटियम अपने वर्तमान सम्राट के बारे में ही सोचते थे, पर वे विदेशियों के हाथों एक नया नहीं लेते थे। क्रूसेडर्स के साथ उग्र लड़ाई के साथ एलेक्सियस तृतीय घबरा गया। उस रात वह अपने साम्राज्य को पीछे छोड़ते हुए अपनी रानी और एक पसंदीदा बेटी के साथ शहर छोड़कर भाग गया। बाइजेंटियम के उच्चाधिकारियों ने जल्दबाजी में अंधे और पुराने आइजैक द्वितीय युवा एलेक्सिस के पिता को सिंहासन पर बैठा दिया, जो बाइजेंटीन परंपरा के विपरीत था। जब क्रूसेडर्स ने यह सुना तो उन्होंने मांग की कि युवा एलेक्सिस को उसके पिता के साथ ताज पहनाया जाए। उनके पास अभी भी एक शक्तिशाली सेना का बड़ा बेड़ा था। उन्होंने लगभग शहर पर कब्जा कर लिया था और रक्षकों के पास कोई नेतृत्व नहीं था। मांग की अनुमति दी गई और युवा एलेक्सियस को शहर में डोगे और प्रमुख फ्रांसीसी काउंटर बैरन के साथ दाखिल हुआ। युवा एलेक्सियस को अपने पिता के बगल में सम्राट एलेक्सियस चौथे के रूप में ताज पहनाया गया। और अब क्या? यह सुबह होने में बहुत देर हो रही थी, लेकिन क्रूसेडर्स आपूर्ति और बाइजेंटियम सहायता प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। वसंत आते ही वे मिस्र को रवाना हो सकते हैं और क्रॉस को पवित्र भूमि पर बहाल कर सकते हैं। निराशा हाथ लगी। युवा एलेक्सियस अपने द्वारा किए गए शानदार वादों को नहीं रख पाया। शाही खजाना खाली था। समाप्त राजनयिक रास्तों के साथ क्रूसेडर्स की आपूर्ति खतरनाक रूप से कम थी और महत्वपूर्ण मरम्मत और रखरखाव के लिए उनके जहाजों के पास बहुत कम विकल्प थे। अब शहर को अपने हाथों में लेने के सिवा कोई विकल्प नहीं था।
उन्होंने 9 अप्रैल 1204 की सुबह एक चौतरफा हमला किया, लेकिन बाइजेंटीन ने इसे पीछे ढकेल दिया। फिर 12 अप्रैल को क्रूसेडर्स ने बंदरगाह की कमजोर समुद्री दीवारों पर हमला किया और विशेष रूप से 2 टावरों को अपने जहाजों को एक साथ मारकर और बार बार उन्हें घेर कर निशाना बनाया। प्रारंभ में रक्षकों ने माकूल जवाब दिया, लेकिन अंततः हमलावरों ने समुद्र के किनारे और भूमि के दोनों ओर से अपना रास्ता बना लिया। हमलावर शहर के फाटकों को तोड़ दिया, रक्षकों और शहर के कुछ 4 लाख निवासियों का वध कर दिया। औरतों के साथ बलात्कार किया गया और नरसंहार किया गया। इमारतों को आग लगा दी गई और चर्चों को उजाड़ दिया गया। 3 दिन तक लूटपाट की गई, वहां की कलाकृतियों को नष्ट कर दिया गया, कीमती सामानों को पिघला दिया गया और धार्मिक अवशेषों को यूरोप ले जाया गया। इस घटना के उपसंहार के रूप में पोप इनोसेंट तृतीय, जिस व्यक्ति ने अनजाने में यह अभियान शुरू किया था, उसने इस प्रकार क्रूसेडर्स के खिलाफ बात की, जैसे भी हो, यूनानियों के चर्च, चाहे वे कितनी भी गंभीर रूप से पीड़ितों और उत्पीड़न के साथ बेहोश हो, एपोस्टोलिक सी और संघ की एक भक्ति में वापस आ जाए। जब उसने लातिन में देखा है, केवल भ्रामकता का उदाहरण और अंधेरे का काम करता है, ताकि वह अब और कारण के साथ कुत्तों की तुलना में लैटिन्स के साथ करेगा। कैसे वे लोग यीशु मसीह के सिरों की तलाश करने वाले थे, उनके अपने सिरों की नहीं, जिन्होंने अपनी तलवारें बनाई, जिन्हें वे अविश्वास के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे, क्रिश्चियन के खून से टपकने वाले बने। उन्होंने न तो धर्म बख्शा, न ही उम्र, न ही लिंग। उन्होंने पुरुषों की आंखों के सामने अनाचार और व्यभिचार किया है। उन्होंने बूढ़ी औरतों और छोटी लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जो परमेश्वर को समर्पित नन को लड़कों ने वासनाओं का शिकार बनाया। शाही खजाने को लूटने, राजकुमारों और लोगों को मरने से भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने चर्चों के खजाने और संपत्ति पर भी हाथ रखा, और जो बहुत ही गंभीर विषय है, उन्होंने यहाँ तक कि वेदियों से चांदी की प्लेटों को हड़प लिया और उन्हें आपस में बांट लिया। उन्होंने पवित्र स्थानों का उल्लंघन किया और क्रॉस और अवशेषों को उजाड़ दिया। उधर फिर और निकट पूर्व में बाइजेंटियम साम्राज्य और ईसाई धर्म के पतन में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। निकाया, तरेबीजोंद और एपिरुस जैसे साम्राज्य के असंबद्ध वर्गों में विभाजित बाइजेंटियम ने प्रतिरोध में अंततः 1261 में कॉन्स्टेंटिनोपल को पुनर्प्राप्त कर किया, लेकिन साम्राज्य अब कमजोर रहा और बाद में मुस्लिम तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया, जो पश्चिमी यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अब के लिए गुड बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रृंखला जारी है।